अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिस्कवरिंग पॉडकास्ट. और आज हमारे साथ जो थे वो एक एजुकेशन सेक्टर से एक बहुत प्रोमिनेंट नाम, मैं अगर गिनती में गिनूँ तो 3-4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स को, जिनकी यूनिवर्सिटीज़ को बिल्डअप करने में एक बहुत ही नुमाया किरदार उनका रहा है. वी हैव गॉट मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एंड यू कैन से प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़ुबैर शेख. वालेकुम सलाम. थैंक यू वेरी मच आशिर. सर थैंक यू सो मच. आपने हमारी इन्विटेशन के ऊपर जो है वो आप आए हैं और आपने टाइम निकाला. सर सबसे पहले तो मैं स्टार्ट वहीं से करूँगा जो हम बैक कैमरा बात कर रहे थे कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने आपके प्रोफाइल में चीज़ देखी कि बैक इन 1990s, अर्ली 1990s यू गॉट अ PhD इन वर्चुअल रियलिटी. तो उस ज़माने में मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में या दुनिया में भी कंप्यूटर्स का एक कॉन्सेप्ट था. तो उस ज़माने में वर्चुअल रियलिटी का क्या मकसद था? पहले तो हाशिर, आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू हैव इनवाइटेड मी ओवर हियर इन दिस पॉडकास्ट. पर्टिकुलरली डिस्कवर बीइंग्स, एक बड़ा कैची सा तो नाम अपनी जगह पर है, बट द फिलॉसफी बिहाइंड दिस कि आपने अभी तक, ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है कि 35% ऑफ द ग्लोब हैज़ बीन डिस्कवर्ड सो फार, बोथ लैंड एंड सी. और आपने कहा कि जो है ना, क्यों ना हम डिस्कवर लोगों को करें. बिल्कुल. एंड दैट्स ट्रू. वंस यू डिस्कवर बीइंग्स, व्हेन यू स्टार्ट डिस्कवरिंग ह्यूमंस, तो फिर उनकी साइकी, उनकी जो है एजुकेशन, उनके एक्सपीरियंसेस से जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मेरे ख्याल है कि यंगर जनरेशन एंड इवन ओल्ड पीपल एंड अदर्स कैन शेयर इट. So I really thank you very much for inviting me over here. Talking about that topic, 89 I graduated with an engineering degree from Pakistan. And मैंने जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की, जो कि पहली शुरू की जो है पहली बैच थी पाकिस्तान की निकली हुई. NAD में स्टार्ट हुआ, मेहरान यूनिवर्सिटी में हुआ, मैं मेहरान का ग्रेजुएट. और फिर उसके बाद मेरी पोजीशन थी थ्रू आउट. तो पहले तो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही नहीं जा रहा था. आई वॉन्टेड टू बिकम अ मेडिकल डॉक्टर, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, वो यही था, बड़े भाई आ जाते थे, कहते थे तुम क्या बनोगे डॉक्टर बनकर. सो दे ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि तुम जाओ इंजीनियरिंग में. तो खैर अल्टीमेटली आई एंडेड अप डूइंग मैथमेटिक्स, और फिर मैं इंजीनियरिंग में चला गया. देन आई वांटेड टू बी फिजिक्स में मैं जाना चाहता था. लेकिन फिजिक्स में उन्होंने कहा तुम क्या बनोगे, टीचर बनोगे. एंड आई हैड अ बोर्ड पोजीशन की थी, मेरी बोर्ड की पोजीशन थी. तो उन्होंने कहा तुम तो क्यों कर रहे हो. सो 84 व्हेन आई वेंट फॉर माय एडमिशन एट मेहरान यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर एडमिशन कमिटी के जो चेयर थे वो मुझे कह रहे थे कि तुम पागल हो कंप्यूटर में लोगे, क्योंकि देन आई वांटेड टू गो इन कंप्यूटर्स. तो उन्होंने कहा पागल हो, तुम सिविल इंजीनियरिंग करो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करो, वहाँ पर नौकरियाँ, तुम क्या कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिस्ट बनोगे. अल्टीमेटली आई एंडेड अप बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर. और मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो शुरू की जो है उसमें कंप्यूटर इंजीनियर की हैसियत से मैं बन गया. आई हैड पोजीशन थ्रू आउट. तो थॉट प्रोसेस क्या था कंप्यूटर इंजीनियर? क्योंकि उस ज़माने में घरों में ना कंप्यूटर्स थे, ना पाकिस्तान में लोकली इतनी कोई अवेयरनेस थी कंप्यूटर के हवाले से. तो उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या था कि ये मुझे करना है? एक तो ये था कि खुद मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं मालूम था उस वक्त. ऑब्वियसली माई एल्डर ब्रदर यूज टू बी इन US, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कंप्यूटर करो. लेकिन उससे ज़्यादा मैंने जो एक्सप्लोर किया, मुझे यूँ कहीं ना कहीं ये फीलिंग आना शुरू हुई कि अगर मैं कंप्यूटर्स में करूँगा तो मैं अपने तमाम पैशंस को पूरा कर सकता हूँ. मेडिकल साइड पे चाहूँ तो कंप्यूटर्स को अप्लाई कर सकता हूँ, लॉ में जाना चाहूँ तो लॉ में कंप्यूटर्स कर सकता हूँ. तो एक कंप्यूटिंग की फील्ड एक वैसे ऐसी है कि जिसमें आर्टिस्ट भी अगर चाहे तो वो अपना कंप्यूटिंग का नॉलेज लगाना चाहे तो वो कर सकता है. तो ये एक बड़ी वास्ट फील्ड है. ये आज की थॉट है जो आपने बैक इन 1990s में अप्लाई किया है. 1989 में 84 में 85 आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट. And that is why when I was in my final year, and that's what I'm talking 88, जब तो आप भी नहीं पैदा हुए थे, बहुत सारी जनरेशन पैदा ही नहीं हुई थी उस वक्त. I said okay, मेरा जो पैशन था मेडिकल का, so I went and मैंने उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया मेडिकल में. और होम्योपैथिक एक डॉक्टर होते थे मशहूर, तो मैंने कहा कि मैं उनका एक्सपर्ट सिस्टम बनाता हूँ. सो AI बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम
ऑफ मेडिकल का मैंने उस वक्त बनाया एंड आई गॉट गोल्ड मेडल. पूरे पाकिस्तान में मेरा जो है एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम मैंने बनाया जिस वक्त AI को ही लोग नहीं समझ रहे थे. सो आई वॉन्टेड टू गो इन टू परसू. तो दैट्स वेयर आई से कि पैशन आपका जो है वो चल सकता है. When I went to US, obviously, तो US में मेरा इंटरेस्ट एक चीज़ पे बढ़ा और वो था, और मैं इसलिए I'm sorry I'm making it long because I want to connect certain dots over here. तो वो एक थॉट थी और वो मेरा मास्टर्स में जो मेरा था, I did my masters and PhD from New York. तो during my that I said this thing कि जिस तरह से थॉट्स कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ, डॉक्यूमेंट्स भी कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ. Okay. So I said, why not I connect documents together? So connection of the documents with respect to topics. उस वक्त HTML नाम की कोई चीज़ नहीं थी. उस वक्त जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है कुछ भी नहीं था. 94 में आया वो भी 93, 94 में आए. मैंने जो है 91 में जब मैंने की तो मैंने डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चरिंग पे बात करना शुरू की और मैंने उस पे मैंने मास्टर्स की थीसिस की. एंड अगेन इट वाज कटिंग एज टॉपिक पे मेरी मास्टर्स की थीसिस हुई. And that's where people started talking about hypertext. In fact, उससे पहले थी structured generalized markup language, SGML. So people were talking SGML. They started saying that yes, we would require hypertext indexes वगैरह इस तरह की बातें हो रही थी. जी. And then when I started my PhD, my professor told me this thing कि तुम जो है ना तुमने कभी डिज्नी देखा है? मैंने कहा मैंने तो डिज्नी मैं कभी भी नहीं विजिट किया. तो he said I want you to go and visit Universal Studios and Epcot Center in Florida. I went there and that's where I saw कि किस तरीके से विजुअल्स के साथ किस तरीके से इमेजिनेशन को बढ़ाया जा रहा है. ऑब्वियसली डिज्नी की यूनिवर्सल स्टूडियोज की राइड्स वगैरह थी. एंड दैट्स वेयर आई गॉट फैसिनेटेड एंड आई स्टार्टेड सीइंग द मेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मेज ऑफ इमेजेस वेयर यू कैन इंटरैक्ट विथ इमेजेस. सो आई सेड ओके, सो आई विल वर्क ऑन इंटरैक्शन ऑफ इमेजेस एंड दैट्स वेयर वर्चुअल रियलिटी केम इनटू बीइंग. तो फिर मैंने वर्चुअल रियलिटी को मैंने पिक किया एज अ टॉपिक, AI को, कंप्यूटर ग्राफिक्स को, विजुअलाइजेशन को, इन तीन चीज़ों को मैंने मिक्सअप करना शुरू किया. तो मुझे याद है मौलाना तारिक जमील साहब उस वक्त 92 की बात है, 92 में वो आए थे, कोई अमेरिका आए हुए थे. तो मेरे इत्तेफाक हुआ मैंने मिलने का. तो मैंने उनसे कहा कि मैं जो है ना इस तरह की एक चीज़ पे मैं काम करना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त है? तो उन्होंने कहा ये समझाओ तो सही क्या चीज़ है, क्योंकि वर्चुअल खुद बाय इटसेल्फ एक यूँ समझे कि फरेब का फरेब है बिल्कुल. एंड द रियलिटी इज हकीकत. तो फरेब और हकीकत तो दीज आर ऑक्सीमोरॉन्स एज वी से इट इन इंग्लिश, ऑपोजिट वर्ड्स एंड कंबाइंड टुगेदर. हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? सो आई टोल्ड हिम कि ये कंप्यूटर की दुनिया होगी, उस दुनिया में आप ऑब्जेक्ट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकेंगे. तो मैं कप के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ बट इट विल बी अ वर्चुअल कप, और इस तरीके से चीज़ के साथ मैं कर रहा हूँगा. तो मैंने उनको ये बताना शुरू किया. तो कि नहीं ये कहाँ अप्लाई होगा? मैंने कहा इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है. एंटरटेनमेंट तो अपनी जगह पर, वो भी मैंने उनको बताई. मैंने कहा इसकी एंटरटेनमेंट में भी एक एप्लीकेशन होगी. लोग एक फर्जी दुनिया में और कंप्यूटर की जनरेटेड दुनिया में जाएंगे जिसमें जन्नत भी हो सकती है, जहन्नम भी हो सकती है, मेडिकल एजुकेशन भी हो सकती है, सब कुछ. एंड ही गेव मी द परमिशन, यस यू गो अहेड. एंड देन आई स्टार्टेड मोर गोइंग इनटू एक्टिवली. And during that PhD, I had an opportunity to go and visit MIT because my professor told me that you go to MIT also. So for a semester, I went and spent over there. Okay. उस वक्त MIT का जो है मीडिया लैब्स वगैरह नहीं बनी थी, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत काम हो रहा था. So I went there and spent some time of my research over there. At the age of 27, in 1995, I was nominated as the youngest IEEE Scientist Award for pursuing the degree of Computer Science and PhD in Virtual Reality. That's when I completed at the age of 27 years. There were hardly 6 people at that time who were talking about it. During the process, I developed a language which was called as Simple Object Language for Virtual Environments. That was nothing, but that was again a hypertext kind of a language for interacting with virtual objects and the graphical objects, which became the precursor
for virtual reality modeling language. तो I take a pride in this कि virtual reality modeling language जो बनी वर्मल का जो पहला स्टैंडर्ड आया, उसके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में भी मेरा नाम है, वो मैंने वहाँ से ये काम किया. And the language was used in the first movie of the Jurassic Park. जब उसके Jurassic Park के terrains बनने थे, उस वक्त वो लैंग्वेज को हमने इस्तेमाल किया कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स और वो कर सकते हैं और उस पर जो है इंटरेक्शन हो सकती है सारी चीज़ों की. So that's how I started. And today virtual reality, उस ज़माने में virtual reality को हमने बनाया. उसके बाद तो आप देख सकते हैं VR is in now education, VR is in health sciences, VR in all that thing. तो मैंने अपना पैशन भी पूरा किया, being an educationist, health and all that. And it is indeed a fascinating place. तो सर वो जो लैंग्वेज थी that was co-founded by many of the people जो आपने बताया या we were in a team obviously. We were in team, okay. लेकिन solve का तो मैं था जिसके बेसिस पे PhD हुई. उस सॉल्व को फिर ले लिया गया और अडॉप्ट किया गया उस चीज को वर्मल में. वर्मल तो एक पूरी टीम थी उसमें. सो सॉल्व वाज द मेन उसका जो है वो था. वैसे पाकिस्तानियों को ऐसी स्टोरीज पता नहीं होती हैं कि क्या हमारे जो है वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या शाहकार हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये चीज़ें जो है वो सामने नहीं आती हैं. सर फिर आपको नहीं लगता कि आप जो पाकिस्तान वापस आए, अगर इसी को वहाँ पे परस्यू कर रहे होते तो शायद आज दुनिया कुछ मुख्तलिफ होती, आपकी दुनिया भी, और शायद पाकिस्तान की ओवरऑल हम AI के ऊपर कुछ और ही किसी और लेवल पे बात कर रहे होते? बिल्कुल सही. You came back very early, like आपने फ़ौरन जो है वो वापस आ गए. फ़ौरन ही तो कुछ अर्से के बाद ही आ गए, लेकिन अगेन अगर उस टाइम पे ना आते और थोड़ा डिले करके और उस टाइम पे अगर उसको परस्यू करते तो आपको लगता है आज रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की कुछ डिफरेंट होती? हाँ शायद. बिल्कुल सही कहा आपने. मेरा कोई इरादा नहीं था पाकिस्तान आने का. मेरे पास ग्रीन कार्ड वगैरह सब हो गए थे मेरे पास. और मैं मिशिगन में जो है आई जॉइंड एज ए टेन्योर ट्रैक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे मैंने ज्वाइन भी कर लिया. सब कुछ हो गया. लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और मंजूर था. मैं इसका क्रेडिट देता हूँ हमारे मरहूम डॉक्टर कदीर खान को. डॉक्टर कदीर खान ने एक हेड हंटिंग टीम भेजी अमेरिका में, और उस हेड हंटिंग टीम ने, और मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, एक यंग चैप जो है ना, मैं चेयर कर रहा था एक सेशन को, और वहाँ पर एक शख्स जिसका नाम अब मैं भूल गया हूँ, वो एक शख्स बुजुर्ग से आए और उसने मुझे जो है सिंपल, आपने जो है ना फुल अंग्रेजी में और जिस तरह से स्टाइल में लगा हुआ था, उसने मुझे कहा, बेटा तुम पाकिस्तान से किस इलाके से हो? उसका जो स्टाइल था उसने मुझे बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना मेल्ट हो जाता आदमी, फुल मैं मेल्ट हो गया उनके सामने. एंड ही सेड कि आपने GI के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का नाम सुना है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम. इसाक खान जी. तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम गुलाम इसाक इंस्टीट्यूट को विजिट करो. एंड बाय द टाइम आई रीच्ड माई होम, उस वक्त तक जो है 2 दिन के बाद कैलिफोर्निया से मैं जब घर पे पहुंचा पे, तो एक VHS कैसेट पड़ी हुई थी GI के इंस्टीट्यूट के इंट्रोडक्शन की. सही. और उन्होंने मुझे ओपन ऑफर दी हुई थी कि आप आएँ. एंड दैट्स हाउ आई केम इन 96 में. मैं यूं ही विजिट करने के लिए आया था. फिर वालिदैन ने कहा, और मैंने ऐसा ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट उस ज़माने में कुछ नहीं ऐसा अच्छा देखा था मैंने. तो परसेप्शन भी चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ. और फिर उस वक्त पेट्रियाटिज़म जाग गई. तो पेट्रियाटिज़म जैसे ही जागी तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हमें नहीं जाना. फिर मैंने शादी भी हो गई, जारी बात है. फिर सब पेरेंट्स शादी, ये सब की खिदमत के लिए. नो रिग्रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर दैट. और मुझे याद है मेरा MIT का प्रोफेसर जो है पाकिस्तान आया था 2002 में. ही केम एंड ही विजिटेड. और उस वक्त मैं ऑब्वियसली GI के में तो नहीं था, मैं दूसरे इदारे में था. एंड वो सिर्फ 6 घंटे के लिए मुझसे मिलने के लिए आया. और 6 घंटे के लिए उसने मिलने का स्टॉप ओवर किया. तो मैंने उसको मिलाया उस वक्त के मरहूम सेनेटर सैयद मज़हर अली, उस वक्त IT कमीशन के हेड थे. उन्होंने कहा कि ये कर क्या रहा है यहाँ पर, इसको तुमने क्यों इधर तुमने फंसा दिया है? तो ये तो ओलंपिक प्लेयर था. तो उस वक्त मुझे सैयद मज़हर अली मरहूम के अल्फाज याद हैं. उन्होंने कहा अब ये ओलंपिक के प्लेयर्स बनाता है. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नो रिग्रेट्स. ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, सब कुछ होता है, एक अलग स्टोरी है. बिल्कुल. लेकिन Pakistan is a wonderful nation, and there are so many opportunities for youngsters and everyone to contribute to.
and I'm giving my fullest whatever I can. Great. सर तो फिर आपने जो है GIK के बाद कितना अर्सा वहाँ पे थे आप? GIK में मैं 2 साल था तकरीबन. 2 साल था GIK में. फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है फिर एहसास हुआ पैसे कम हैं, ये है वगैरह वगैरह, दूर है इससे कुछ. So my parents were from Hyderabad, so they wanted me to come to Hyderabad. So I went to Hyderabad. वहाँ पर मैंने फिर एक और चीज़ मैंने डेवलप की, और वो चीज़ ये थी कि मुझे इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद बड़ी आजकल न्यूज़ में है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ये हम पेपर देते हैं आपको, क्या आप इसको यूनिवर्सिटी की हैसियत से खड़ा कर सकते हैं. सो अदर देन मेडिकल एवरीथिंग, सो मैंने अपने लिए चैलेंज किया, और यही मैं कहता हूँ कि चैलेंज लेना चाहिए आपको. इट्स जस्ट नॉट कि आप 9 to 5 काइंड ऑफ अपने आप को पर्सन समझे, बल्कि आप अपना इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल दे. सो आई एस्टैब्लिश दैट यूनिवर्सिटी. आई वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन से लेकर फर्स्ट कंट्रोलर, फर्स्ट रजिस्ट्रार, फर्स्ट एडमिशंस, फर्स्ट डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड मैनेजमेंट साइंस, फर्स्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो एस्टैब्लिश की. लेकिन फिर वापस एक दफ़ा फिर जुनून चढ़ा कि वापस चला जाऊं, क्योंकि ग्रीन कार्ड मेरा ख़त्म हो रहा था, एक्सपायर हो रहा था. बट देन अगेन आई स्टॉप्ड, एंड वही सैयद मज़हर अली जो कि मरहूम जिसका मैंने जिक्र किया, उसने मुझे गुलशन मैमार में कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करूँ. एंड दैट्स हाउ आई एस्टैब्लिश विद द यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड इंग्लैंड के. उसके साथ जो है मैंने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया. फिर उसके बाद फास्ट मेरे पीछे पड़ा रहा. फिर फास्ट को मैंने 2003 से मैंने ज्वाइन किया और स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, विच इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ. बिल्कुल. फास्ट को सर कंप्यूटर साइंस का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनाने में अगर कराची के अंदर ओवरऑल में अगर बात करूँ तो आपका नाम जो है वो सर फहरिस्त आता है. तो इसके पीछे उस ज़माने में क्या आइडियोलॉजी थी, बिकॉज इट वाज ग्रोइंग फॉर पाकिस्तान. कंप्यूटर साइंस के अंदर एजुकेशन इतनी मेच्योर नहीं थी जितनी आज है या बाद में हो गई. उस ज़माने में क्या आपका विज़न था, और किस वो जो फास्ट बना उसके पीछे, उसका कंप्यूटर साइंस के पीछे आपका विज़न क्या था कि ये आइडियोलॉजी थी जिसके ऊपर मैंने इनके जो है वो बेस खड़ा किया? 2 चीज़ें. ऑब्वियसली उससे पहले ही फास्ट तो खैर चल रहा था. जी. और उसकी एक अलुमनाई बेस भी बन गई थी, लेकिन वो मोस्टली सब बाहर जा रहे थे. बिल्कुल. एक तो ये था. लेकिन नंबर 2 जो मैंने किया 2003 में, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, तो मेरी पहली चीज़ ये थी कि कंप्यूटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप विल गो हैंड इन ग्लव. अगर कंप्यूटिंग वाले भी सिर्फ नौकरी सोचते रहें और वो सिर्फ ये कहें कि हम कोडर्स ही हैं, तो कोडर से बियॉन्ड करना है. सो आई एम्फेसाइज्ड एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस इवन इन पाकिस्तान द कोर्सेज लाइक जो कि अब करिकुलम का एक हिस्सा है, दैट इज डिजाइन थिंकिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. सो आई सेड लेट्स डिजाइन फॉर ह्यूमंस. यू हैव टू डू इट. यू जस्ट डोंट हैव टू डू द कोडिंग एंड एल्गोरिथम्स, बट यू हैव टू डेवलप UI, UX, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन क्या होता है. बिकॉज वो VR का और वो सब चीज़ आ रही थी, सो आई वॉन्टेड टू them to emphasize on user experience design. That's when I introduced game development के courses और इस तरह के courses. तो वो एक एज एक लेकर आए. दूसरा, मैंने अपने टीचरों को भी कहता था और मैं स्टूडेंट्स को भी अपनी ओरिएंटेशन सेरेमनी में एक ही लफ्ज़ में इस्तेमाल करता था, और मैं कहता था सुनो, there is only one thing and that is रगड़ा. इधर तुम रगड़ा खाओगे, आगे तुम सक्सेसफुल जाओगे. So capitalizing on the alumni. Number 2, taking them to a different dimension of applying this through the perspective of user experience design, game development and all that जो है AI and VR वगैरह. And the third thing was lot of hard work. So critical problem solving. Instead के आप उनको A सिखाएं, फिर A for Apple सिखाएं या programming सिखाएं, पहले दिन की क्लास में उनको assignments and projects. So you have to develop a project. You have to develop. ये first semester के first course है, and every course had this thing. So उनकी problem solving skills को बढ़ाया. और critical thinking, design thinking, ये चीज़ें जब आ जाती हैं, और ये में आज भी बहुत ज़रूरी है. You should have a bigger picture in mind. So what? आप उसका component ही कर सकें, but bigger picture is extremely important. बिल्कुल. So these were things. सर इसमें एक आपने चीज़ बात की एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरियल आपका जो माइंडसेट होता है वो ज़रूरी होता है, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ जो यंग हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं या इवन कि अगर उनके 4th और 5th सेमेस्टर होता है तो एक माइंड में एक बड़ी एक मेरे हिसाब से नेगेटिव चीज़ आ जाती है कि हमने नौकरी नहीं करनी, हमने जिस दिन ग्रेजुएट होना है उसी दिन हमने अपना स्टार्टअप खड़ा करना है, उसी दिन हम अपना बिजनेसेस करना है, चाहे वो 2 लोगों के साथ शुरू करें, लेकिन हमने वो करना है, हमें नौकरी नहीं करनी. वो जो एक एलिमेंट है कि नौकरी नहीं करनी, हम यंग जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा देखते हैं, ख़ासतौर पे जेन ज़ी जो हमारी है.
تو یہ آپ کے لحاظ سے کہ صحیح چیز ہے, یہ ہونا چاہیے, یا دے شوڈ گیٹ سم ایکسپیرینس بفور دے ٹرائی آؤٹ کہ اپنا بزنس ہوں اور اسٹارٹ اپس ہوں؟ میرے خیال ہے اس پہ کوئی برائی نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ انٹرپرینورشپ ہم صحیح سمجھے نہیں ہیں. یو سی واٹ دے تھنک از دس کہ ہم 4 لوگ جو ہے جمع ہو گئے اور ہم نے فائیور سے یا کسی بھی لینسنگ پلیٹ فارم سے, ای لینس پلیٹ فارم سے ہم نے کام پکڑ لیا, اس کو انٹرپرینورشپ کہتے ہیں. یہ نہیں ہے, یہ وہی ہے جیسے دیہڑی پہ اپنے مزدوری کر رہے ہیں, اس کو انٹرپرینورشپ نہیں کہتے ہے. چلو ٹھیک ہے, اس کو بھی کر لیا, بزنس کہہ سکتے ہیں اس کو, بزنس کہہ سکتے ہیں, آپ کر رہے ہیں سروسز بیسڈ بزنس آپ کر رہے ہیں. بٹ ایک پروڈکٹ بیسڈ تھنکنگ جس میں آپ ایک پروڈکٹ کو لے کر آئیں, یہ اٹس اے لانگ جرنی, اٹس ناٹ اے شارٹ جرنی. اس کے لیے پہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اتنا سروائیول کے لیے آپ کے پاس فائنینسز ہوں, یہ ہوں, یا آپ وہ پروڈکٹ بیسڈ تھنکنگ 4th-5th سیمسٹر کے بعد آپ لے کر آئیں, جس میں آپ کسی بھی نیڈ, یوزر کی نیڈ یا ہیومن نیڈ کے ساتھ آپ میچ کریں. جیسے فوڈ پانڈا ہے, بائکیا ہے, اس نے ہیومن نیڈ کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے اس کو جو ہے پرپوز کیا اینڈ پچ کیا. سو بیسیکلی ہیومن کی نیڈس آر ویل ڈیفائنڈ ود سرٹن کلاس آف دا پیپل آلسو. ایک جو ہے آپ جو ہے کسی یوزرس کو آپ ایج کی ڈیموگرافی پہ دیکھ لیں تو اولڈ ایج پیپل کی کچھ نیڈس اور ہیں, بچوں کی نیڈس کچھ اور ہیں. اسی طریقے سے کلاس سسٹم میں آپ چلے جائیں, فائنینشیل اپر کلاس کے لوگوں کی نیڈس کچھ اور ہیں, ان کے شاپنگ پیٹرنس ڈفرینٹ ہیں. سو اگر اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے اور آدمی اپنی ایک پروڈکٹ کو پرپوز کرتا ہے تو اس طریقے سے بہت ساری ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل میں تو چونکہ وی آر کے حساب سے کہتا ہوں, آپ ایک ورچوئل مرر بنا سکتے ہیں جس میں جو ہے آپ اور میں سے زیادہ جو ہے کافی فیمیلز بھی اپنے جو ہے بیوٹی کی اور اس کو سب چیزوں کو کر ڈریسز شاپنگ کا خرچہ بچ جائے گا پہلے ٹرائی کر کے. سر میں اپنے جو پوری جرنی میں جو انٹرپرینورشپ کا ایک مطلب سمجھاؤں, خود سمجھایا نہ کسی نے سمجھایا, وہ میرے حساب سے یہ ہے کہ کسی بھی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ایسے کنیکٹ کرنا کہ وہ ایک اس کا ایک پروڈکٹ بنے, اور وہ پروڈکٹ لوگوں کے اس پرابلم کی سولوشن بنے وتھ انوالومنٹ آف ٹیکنالوجی. یہ صحیح ہے یا اس کی کچھ اور بھی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں کچھ ہے؟ بالکل صحیح ہے, لیکن اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا. سی سم ٹائمس وی جسٹ اونلی لک ایٹ ٹوڈیز ڈیٹ. تو آج اگر کوئی اکتوبر کی فلانی 2023 میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا نومبر کی فلانی 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں, دیٹس ناٹ ویئر اٹ از. ٹیکنالوجی ٹرینڈس کو بھی آپ کو واچ کرنا پڑے گا, بیکاز انلیس آپ 2028 کو سامنے نہیں رکھتے ہیں. جب 2028 کو کریں گے تو ہم 2025-26 کے حساب سے کر لیں گے. تو وہ جو سولوشن ہے اس کی لانگیوٹی کو بھی آپ کو دیکھنا ہے. ٹرینڈ از کمنگ, کمپیوٹرز چلے جائیں گے. ٹرینڈ از کمنگ کہ ایون جو ہے آپ کی موسٹ آف دی کمپیوٹنگ جو ہے آپ کے اسمارٹ واچز کے ساتھ ہوگی. سو مے بی دا شاپنگ پیٹرنس, جو بھی چیز ہے اس کو ہمیں ان گیجٹس کے ساتھ بھی ہمیں ٹائی اپ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ہوں. نمبر 2 از دس that the world is of data analytics. So we have to see how we will do the data اور اس کو کیسے کیپچر کریں گے. There are businesses جو کہ longer businesses, بڑے businesses survive ڈیٹا پہ کر رہے ہیں. آپ کا یہ پوڈ کاسٹ ہو گیا یا آپ کی دوسری چیزیں ہو گئی, وہ سارے ڈیٹا پہ ڈریون ہیں. جہاں پر ہم نے گوگل میپس کو استعمال کیا یا لوکیشن سروسز کو ہم نے استعمال کیا, وہ فری پڑی ہوئی ہیں, اس کی اے پی آئیز بھی فری ہوتی ہیں. وائی دے ہیو سیٹ اٹ کہ وہ فری ہوں؟ اس لیے کہ ان کو ڈیٹا چاہیے. سو اٹس دا بیہیویئرل ڈیٹا, اٹس دی ایوری تھنگ, دا ڈیٹا, اسمارٹ واچ. And I think that is why data science is among the top 3 most demanded جو آپ کی ایک اس ٹائم پہ کمپیوٹر سائنس کے اندر جابس ہیں, اس میں ٹاپ 3 کے اندر ڈیٹا سائنسز آتے ہیں. Indeed, بالکل. اچھا سر, میں اس میں مزید بات کروں گا بعد میں جا کے. فاسٹ سے پھر آپ نے جو ہے وہ DHA صفا کو ایک کمپلیٹ انسٹیٹیوشن, اگین جیسے اسرا ہم نے پہلے دیکھا, وہاں پہ پھر ہم DHA صفا پہ آپ گئے. تو ہاؤ واز دیٹ جرنی, اور پھر اس کو آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ایک انوالومنٹ آپ کی تھی اس میں؟ وہاں پر بھی کور کمانڈر نے مجھے کاغذ دے دیا, انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس چارٹر پڑا ہوا پتہ نہیں کتنے سالوں سے, آپ ہمیں کچھ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو میری یہ اسکل بن گئی تھی انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ. سو آئی نیو ہاؤ ٹو ڈیولپ دا انسٹیٹیوشن. اور آئی لرن دس تھنگ کہ بھائی انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے لیے آبویسلی اپنی تو ڈیووشن شو کرنی ہے, لیکن ٹیم بلڈنگ از دی اسٹرانگیسٹ فیکٹر. تو وہ پھر اس کے بھی اکیڈمک پروگرامس, اس کا بھی پہلا ایڈمیشن, سلیکشن بورڈس وغیرہ وہ سارے کے سارے کیے. لیکن وہاں پر میں چونکہ لانگ ٹرم کے لیے ویسے بھی نہیں گیا تھا,
اور کچھ مزاج سے کچھ باہر بھی چیزیں تھیں. تو اس لیے میں نے جو ہے میں نے کہا کہ میں واپس, چونکہ میں چھٹی سے لے کر آیا ہوا تھا فاسٹ سے اس وقت تک, تو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ گو بیک. نہیں, لیکن پھر اس وقت چیف منسٹر تھے قائم علی شاہ صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم کہیں نہیں جا رہے, تم ہمارے پاس آ رہے ہو. سو دے گیو می اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ اے نیو اسائنمنٹ, اینڈ دیٹ واز how to transform education sector of Sindh. So there was a funded project of USAID or World Bank اور SIDA وغیرہ وہ لوگ تھے, تو ان کی فنڈنگ کے ساتھ میں نے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا, اینڈ دیٹ بیکیم, اور اسی کے دوران میں نے سندھ ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ اسٹیبلش کی, اینڈ آئی واز دا فرسٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف سندھ ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اور وہ میں نے اسٹیبلش کی. ٹیچر لائسنسنگ کا جو کانسیپٹ ہے, کس طریقے سے ٹیچر کی لائسنسنگ, وہ جو باتیں میں نے 2010 کے قریب 2011 میں اور 12 میں نے کی, وہ 2012 کی باتیں. ابھی مجھے ملا ایک آغا خان والا جو ہے وہ ایجوکیشن, اس نے کہا کہ سر وہ جو 2012 کا ہم لوگوں نے ٹیچر لائسنسنگ کا ایک ڈاکیومنٹ نکالا 2022, انہوں نے کہا وہ ڈاکیومنٹ جو ہم نے نکالا اس میں آپ کا نام لکھا ہوا تھا کہ آپ نے وہ بنایا. تو میں نے فورسی کیا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ ایک تو ٹیچر لائسنسنگ ہے کہ ٹیچر کو پڑھانا آنا چاہیے, اور اب میں ایک دوسرا مسئلہ میں پیش کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ ہمیں ٹیچرز تو ہیں لیکن ٹیچرز سارے کے سارے ایک اپنا جو لوڈ ہوتا ہے پریزنٹیشن کے ساتھ یا کچھ, وہ ہم آف لوڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ پر. سو ڈونکی لوڈ کی طرح ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. نو مور ٹیچرس نہیں, اب ہمیں فیسیلیٹیٹرس چاہیے, دا ونس ہو کین سم ہاؤ انہانس دی cognitive and enhance the thinking abilities of the students etc. بالکل. تو وہ میں اب اس پہ بھی میں لگ گیا ہوں سارا کچھ. تو یہ چیزیں ہیں. یہاں مجھے ایک تھوڑا سا اختلاف ہے ٹیچنگ کے ایک اوور آل پروفیشن سے. میں کسی کو ٹارگٹ کے بغیر یہاں بات کرتا ہوں. مجھے اختلاف یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بیسک کانسیپٹ ہے جو ہمیں ہر گھر کے اندر, ہر محلے کے اندر, ہر جب آپ گریجویٹ کر کے نکلتے ہو تو آپ کو ایک آتا ہے یار اگر کہیں جاب نہیں مل جائے گی تو آپ ٹیچنگ کر لو گے. آپ ٹیچنگ کر لو گے کیونکہ آپ کو شاید پریکٹیکل ایکسپیرینسز, آپ کو ڈیولپمنٹ کا اتنا شوق نہیں ہے, بس پڑھ لیا تو آپ کر لو گے. ٹیچنگ ایز پیشن, ٹیچنگ ایز جو ایک جوش ہوتا ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہے اور آپ نے جو ہے وہ پورا اپنے لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے, وہ ہارڈلی کچھ ٹیچرس کے اندر ہوتا ہے. ایکسپیرینس ٹیچرس کی میں بات نہیں کر رہا, جو ینگ ہمارے ٹیچرس ہیں ان کے اندر. تو اس چیز کو پھر ہم ٹیچر ایز اے بوجھ پڑھنا ہے کہ بس کمانا ہے اس لیے کرنا ہے, کہیں اور جاب نہیں مل رہی فار دا پارٹ ٹائم ہم نے کر لیا, اس کے بعد چھوڑ دیا. اور پھر ہم نے ایک دیکھا ایک ٹیچر جب تک ایک خود پیشنیٹ نہیں ہوگا تو ایک پیشنیٹ بچے بھی نہیں سامنے نکال کے لے آئے گا. اس چیز کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بات تو صحیح ہے, جس کو کہتے ہیں نا حق کی بات یہی ہے کہ دس از ویری انفارچونیٹ, بٹ دا فیکٹ از کہ آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے لے کر HEC سے لے کر آپ نیچے اسکول لیول تک چلے جائیں, ہم نے یہ بول دیا کہ یہ 3 کوالیفیکیشن ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. ایک تو یہ ہے. سو دا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا از کوالیفیکیشن, اینڈ باقی جو یہ اسپیکٹ کہ وہ کس طریقے سے ان کی جو ہے تھنکنگ کو اور اس کو بڑھایا, وہ ہے ہی نہیں. اور انفارچونیٹ ہے جو آپ نے یہ والی بات کی, انڈسٹری کی ہم باتیں کرتے رہے, انٹرپرینورشپ کا 3 کریڈٹ آر کے کورس سے تو انٹرپرینور نہیں بنتا بالکل. تو جب تک آپ پریکٹیکل آپ نے جو ہے ڈرٹی نہیں کی ہوں ہینڈس, تو جو تو میں تو پریفر کرتا ہوں جب میں انٹرویو لیتا ہوں ٹیچرس کے, تو میں کہتا ہوں تم نے کوئی کاروبار بھی کیا ہے زندگی میں؟ تو وہ جب کہتے ہیں کہ نہیں کیا ہے تو میرے نزدیک وہ اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے اور پھر میں کہتا ہوں تم فیل ہوئے تھے, تو وہ کہتا ہے ہاں میں فیل ہوا تھا, تو میں صرف اس سے فیلئر کے کوشچنس پوچھتا ہوں. سو یس اٹ از امپورٹنٹ, بٹ انفارچونیٹلی اس پالیسی میں لیول کو آپ چھوڑیں. لیکن دا پوائنٹ وچ از ویری امپورٹنٹ از دس, کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیسے ٹھیک نہیں ہوگا سر جی, بالکل نہیں ٹھیک ہونا, کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ چلتا رہے گا, یہ اپنی جگہ پر ہے. دیر آر اونلی 3 تھنگس جس کو اگر ویژولائز کرنا چاہیں. ایک جو مڈل کی چیز ہے وہ ہے کلچر. کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے 2 P's چاہیے, تو میں کہتا ہوں PCP, پیپل, کلچر اینڈ پروسیسز. سو پیپل بھی چینج کرتے ہیں کلچر کو, چاہے وہ نیشنل کلچر ہو چاہے وہ کیا ہو. ہم نے دیکھ لیا ایران کا یوں ہی کلچر چینج ہوا, چائنا کا یوں ہی ہوا, پیپل آیا ڈنڈا لے کر اس نے سب کو چینج کر دیا.
And then there is a Western society, there is some developed nations, उन्होंने culture को change किया through the processes. So processes will come and they will change the culture. तो processes कौन से हैं? We are lucky that we are passing through an age which is technology driven. So if the technology driven processes will come, we will inshallah be able to change the culture. So processes have to be designed across culture, and processes have to be designed through the technology to change and alter the culture. Now that's a big philosophical debate, but this is possible and this is going to come. And if Pakistan is not going to adopt it, तो फिर हमारा 1 महीना 1 साल हमें पीछे कर देगा, बल्कि मैं तो कहूँगा 1 साल नहीं 1 डेकेड पीछे कर देगा. The late we become, ये यूं कहना कि हम 5 साल पीछे 10 साल पीछे यूं नहीं है. आज अगर हम अक्टूबर से नवंबर चले गए तो आप यूं समझे कि हम 1 साल और पीछे चले गए. So tech driven processes in education, tech driven processes in many things, AI chatbots आ गए हैं. We probably have to have the future mentors coming in very soon. So वो mentors होंगे. I've already started in my class. मेरी क्लास में मैं उल्टा कर रहा होता हूँ. मैं कहता हूँ let's have this concept, जो भी concept है हमारा, वो concept को जो भी मैंने किया agile project management को मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा let's ask ChatGPT what does it thinks. तो मैंने इसको once again वो मेरी उन जो 30 साल पुरानी जो टेक्निक थी कि डॉक्यूमेंट्स को लिंक करूं, मैंने उनके क्वेश्चन लेवल को लिंक करना शुरू किया. हाउ यू रीच टू अ क्वेश्चन एंड किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरीके से करते हैं, बिकॉज दैट्स द फंडामेंटल ऑफ एआई, दैट्स द फंडामेंटल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस नेशन इन अ पॉजिटिव वे, एंड दैट्स हाउ वी हैव टू गाइड इट. ओके ओके सर, इसमें फिर एक और चीज़, एक हमारे आए थे एजुकेशन सेक्टर से एक और गेस्ट थे, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की थी कि हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ आजकल जो है वो इस चीज़ पे क्रेडिट ले रही होती हैं ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस कि वी हैव गॉट दिस नंबर ऑफ PhD होल्डर्स एज अवर फैकल्टी, इस नंबर के PhD हमारे पास हैं. लेकिन अगर हम PhD ये भी देखते हैं कि बहुत सी चीप इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत से ममालिक में ऐसे चीप डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं जो PhD दे तो देते हैं लेकिन दे आर क्वालिटी इनफ उनकी इतनी अच्छी नहीं है कि जो कंपेटिटिव हो. फिर मैं इसको कनेक्ट करूँगा आपके दूसरे क्वेश्चन से कि हम अपने नेबर कंट्री में देखते हैं, इंडिया में दे हैव गॉट IIT विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इन द रीजन. अगर मैं ग्लोबल की इसकी बात नहीं करूँ तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर के साथ आपको क्या लगता है कि IIT जैसा इदारा पाकिस्तान में क्यों नहीं बन पाया, या अगर है तो वो हाईलाइट क्यों नहीं हो पाया इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड के? आज जहाँ जाते हैं इंडियंस बड़े प्राउडली होके कहते हैं हम IIT ग्रेजुएट हैं, हमारे पास IIT. हम अपने पॉडकास्ट के उसी मैं पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, नीचे कमेंट के ऊपर भरे पड़े हुए थे कमेंट्स कि आप IIT जैसा इदारा कभी कायम नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान में IIT जैसा इदारा कभी हो नहीं सकता. तो इसका क्या, उस पर क्या आप हाईलाइट करेंगे, क्या फैक्टर है इसके पीछे? देखिए, एजुकेशनल सेक्टर पर्टिकुलरली इन हायर एजुकेशन पाकिस्तान में खुद एक इटसेल्फ एक इंडस्ट्री है. वैसे दुनिया में भी है एज एन इंडस्ट्री, कोई नई चीज़ नहीं है. इंडस्ट्री एज एन बिजनेस इंडस्ट्री, इट्स एन एजुकेशन इज एन इंडस्ट्री. ठीक है, बाज़ लोगों को ये बहुत बुरा लगेगा मेरी ये बात, लेकिन द फैक्ट इज द फैक्ट. ठीक है, हमारे पास पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको फंडिंग मिलती है, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को कोई फंडिंग नहीं मिलती है. व्हेन इट कम्स टू रिसर्च फंडिंग और एक्सेट्रा, नॉमिनल कभी कभार कुछ मिल जाता है ग्रांट्स की सूरत में, लेकिन अदरवाइज देयर इज़ नो फंडिंग. सो सॉरी टू कट यू, लेकिन यहाँ पर जितनी फीस हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, डू यू थिंक कि उनको फंड्स की ज़रूरत है? बिल्कुल है, ज़रूरत क्यों नहीं है फंड्स की ज़रूरत. मतलब वहाँ से नहीं बचता अगर मैं लेमैन लैंग्वेज के अंदर बात करूँ? नहीं, आप देखिए, रिसर्च इज़ वन थिंग जिसमें कमाई नहीं होती है. ओके, आप जहन में रखें, रिसर्च इज़ एन एक्सपेरिमेंट कि इसका आउटपुट जो होगा पता नहीं सक्सेसफुल होगा, आज होगा, कल होगा, कब होगा, ये हमें मालूम नहीं होता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और दूसरा, मार्केट फोर्सेस हमें ड्राइव करती हैं काफ़ी चीज़ों को. मसलन इस वक्त मैं इंटीग्रेटेड रिसर्च करना चाहूँ कि मैं बायोलॉजिकल साइंस को लूँ और बायोलॉजिकल साइंस के साथ साथ मैं जो है कंप्यूटिंग को कंबाइन करूँ, तो वो कैसे होगी? ठीक है, तो ये एक बड़ी, तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी. मिसाल के तौर पे आप आर्किटेक्चर को ले लें. अब व्हाट इज आर्किटेक्चर गॉट टू डू विद से एजुकेशन? लेकिन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिसर्च बिकॉज इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ द लर्निंग स्पेस. बिल्कुल, मैं आपके इस स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, दिस इज अ लर्निंग स्पेस
जिसमें आप मेरे साथ जो है सवालात जवाबात जो भी कुछ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वी आर यूजिंग दिस मीडिया दैट इट विल बी यू नो काइंड ऑफ ब्रॉडकास्टेड और इट वुड बी रिलेड आफ्टर अ टाइम एक्सेट्रा, and then people are going to come up with certain questions and queries etc. This is also a learning space we have to understand. अब ये जो क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्चेज हैं, या बायो की कंप्यूटिंग के साथ हो जाए या आर्किटेक्चर की जो है एनवायरनमेंट के साथ हो जाए, ये रिसर्चेज कामयाब भी जाती हैं, नाकाम भी जाती हैं. पहली बात, ये नॉन प्रॉफिट होती हैं, नॉन प्रॉफिट होती है, सारी बात है. अगर अनलेस आपने इसको कॉपीराइट पेटेंट वगैरह नहीं किया और उसके आगे आपने कोई कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट नहीं किया, नहीं तो ये पेपरों की जीनत बन जाती है. रिसर्च पेपर्स जो कि किसी काम के मेरे नज़दीक तो हैं, सिवाय इसके कि ये आपको रैंकिंग में हेल्प कर लेते हैं और कोई हेल्प नहीं करते हैं. उसमें प्रोफेसर की एक प्रमोशन हो जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट के लिए आपको एक्स नंबर ऑफ पेपर्स चाहिए होते हैं, उस तरह की चीज़ को. माई पॉइंट ओवर हियर इज दिस कि यूनिवर्सिटीज़ भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की आप अगर क्लासिफिकेशन करें तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की क्लासिफिकेशन भी कुछ इस तरीके से है. अब लगता है कि अफोर्डेबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान में अफोर्डेबिलिटी की भी क्लासेस है. हैव्स एंड हैव नॉट्स की क्लासेस हैं. हैव्स के पास जो क्लासिफिकेशन है उनमें वो लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा है हम अफोर्ड कर सकते हैं, या वालिदैन की तरफ से हम बाहर चले जाते हैं, वाई वी स्टे ओवर हियर. यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं इनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो हेफ्टी फी चार्ज करते हैं, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ नॉट एजुकेशन अलोन, बट बेसिकली इट्स मोर ऑफ पार्टी स्कूल्स. सो स्टूडेंट्स कम टू एंजॉय ओवर देयर. ठीक है, यस. सो उनके हिसाब से वो एनवायरनमेंट देते हैं. सो देयर आर पार्टी स्कूल्स ऑल्सो. एंड एट द सेम टाइम देयर आर इंस्टीट्यूशंस, जिस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी है, उसकी पूरे साल की फ़ी किसी भी प्रोग्राम की 1.5 लाख, 1.60, 1.70 है. उसमें मुझे तनख्वाहें भी देनी है, उसमें सब कुछ मुझे यूटिलिटी के बिल्स भी पे करने होते हैं, बहुत सारी और चीज़ों को भी मुझे लेकर आना है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. फिर उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो हमारी यूनिवर्सिटी में तो नोबडी इज़ डिनाइड ऑफ एडमिशन और स्टडीज़ अनलेस जो है अगर उसका कोई फाइनेंशियल रीज़न हो जाता है. तो फिर वो किस क्लास को अट्रैक्ट करता है? हमारे पास आते हैं लियारी का बच्चा, हमारे पास आता है लांढी का बच्चा, हमारे पास एफ्लुएंट क्लास के बच्चे कम हैं एज कंपेयर टू लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास के बच्चे. एंड देन टीचिंग देम एंड देन मेकिंग देम promising students and promising graduates who can take the future to a different dimension. It's not easy and it's not cheap. It's very expensive. Because I have to work on my teachers' development programs. I have to work on the learning space concept. I have to work on students' well-being and social development. Corporates को link करना. That's not easy. That's not easy. सर फिर आपने जो है वो फास्ट के बाद एक ऐसा इदारा जिसको BBA और MBA के लिए कंसिडर किया जाता था, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी. इट वाज वन ऑफ द बेस्ट, इट स्टिल इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर BBA एंड MBA बिजनेस जो स्कूल्स के हिसाब से. देन यू मेड इट कम्प्लीटली, उसको एक अगर आज की बात में बात करें तो टॉप 5 के अंदर आता है फॉर द कंप्यूटर साइंस एजुकेशन. ये सारे इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के बाद अगेन मैं वो सवाल पूछूंगा, क्या पाकिस्तान के अंदर कभी एक ऐसा इदारा भी बन सकेगा कि पाकिस्तान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है? तो वो एक गैप क्यों है? मतलब आप जैसा ब्रेन होने के बावजूद, एक इतने आपके ब्रेन आपकी यूज़ करते हुए इतने इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं, लेकिन अगेन हम नहीं देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में भी जो है वो क्वालिफाई कर रही हूँ. तो उसके पीछे अगेन वही फंड्स का मसला है, पॉलिसीज़ का मसला है, जो हमारे सरकार है उनका मसला है, या अगेन हमारी अपनी एजुकेशन की भी कुछ खामियां हैं, बच्चों की भी कुछ चीज़ें हैं जो इन चीज़ों में रुकावट बन रही हैं. पहली बात तो ये कि मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी को के लिए मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज वो ये था कि मैं इसको एक जर्नल यूनिवर्सिटी बनाऊं. दैट इज़ वाई वी हैव नाउ फैकल्टी ऑफ साइंस, जिसके अंदर रहते हुए बायोलॉजिकल साइंस भी पढ़ाई जा रही है, इसमें कंप्यूटर साइंस भी है, मैंने इंजीनियरिंग भी स्टार्ट कर ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है, मास्टर्स PhD तक इनको प्रोग्राम्स को लेकर गया, साइकोलॉजी स्टार्ट कर ली हमने, एजुकेशन एंड इंग्लिश को स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर लिया. तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था, अ यूनिवर्सिटी which is a journal university in a private sector. कराची के अंदर सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी है या इस तरह से पब्लिक सेक्टर की कुछ यूनिवर्सिटी, एक जनरल प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी की एरिया में कोई भी नहीं है.
हर एक की अपनी एक नीश है बनी हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको बना तो लिया। अब आपने जैसा फरमाया टॉप 5 डिग्री प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी में आती है, मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि इंशाअल्लाह अज़ीम सारे ही प्रोग्राम्स टॉप 5 में आए। टॉप 5 क्या, ऑलरेडी हम लोगों की जो HEC की और सिंध HEC की जो रैंकिंग है वो हमें जो है सिंध HEC हमें टॉप 1 पे रैंक करता है जनरल कैटेगरी। सो जनरल कैटेगरी में हम सिंध के फर्स्ट नंबर पे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज है। व्हेन इट कम्स टू HEC's टॉप रैंकिंग, तो HEC's की टॉप रैंकिंग में हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में अब हम आते हैं। तो वी आर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, एक्रेडिटेशन के साथ वगैरह ये है। यही वजह है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एक यूनेस्को का इदारा है, उसने हमारी यूनिवर्सिटी को उन 3 यूनिवर्सिटियों में रिकॉग्नाइज किया है जो कि पाकिस्तान में, एक UET लाहौर, एक पंजाब यूनिवर्सिटी और मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हैं जिसमें मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी को लेके। अब मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ, IIT जैसा क्यों नहीं हम बना सकते, या MIT जैसा क्यों नहीं बना सकते? यस वी कैन, नो बिग डील, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि आप लिमिट कर लें, ऐसा इदारा बनाएं जिसमें आप सिर्फ 200 से ज़्यादा आप लोगों को दाखिला ही नहीं दें। क्यों? हमारे पास आगा खान नहीं है। आगा खान यूनिवर्सिटी जो है, मेडिकल स्कूल्स हैं, ये हैं हमारी टॉप मेडिकल स्कूल्स में आते हैं। उन्होंने लिमिट किया, वह 100 से ज़्यादा हम सीटें नहीं लेंगे, 150 से ज़्यादा नहीं लेंगे। आगा खान के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई 150 से ज़्यादा लोग, कहते हैं हम नहीं लेंगे। अब वो सस्टेनेबिलिटी कब आएगी? जब गवर्नमेंट की आपको फुल सपोर्ट हो, क्या भाई लो आपके पास इतने ही चाहिए, वी वॉन्ट क्रीम आउट ऑफ द क्रीम। उसके लिए सस्टेनेबिलिटी चाहिए आपको, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट की भी सपोर्ट चाहिए, एट द सेम टाइम स्पॉन्सर्स की भी सपोर्ट चाहिए। नंबर 2, देखिए हमारे पास पाकिस्तान में इंडस्ट्री भी ग्रोथ नहीं की है। टाटा ग्रुप है ना इंडिया में बहुत टॉप के जो है ग्रुप्स भी तो इंडस्ट्री के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्या अगर पाकिस्तान में आ जाए ना, मैं कहता हूं कि जो है अल करम वाले, गुल अहमद वाले टेक्सटाइल सेक्टर से आ जाए, या दूसरे जो ग्रुप्स है वो आ जाए टेक्सटाइल सेक्टर से, हमारे पास मेमन कम्युनिटी वाले, वो खैर वो अभी प्लान कर रहे हैं एक अपनी यूनिवर्सिटी को, वो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो आ जाएं, इन्वेस्ट करें अगर इस मुल्क के अंदर अपनी इंडस्ट्री के अलावा वो उस पर इन्वेस्ट करें। हमारे पास बहुत बड़ा नाम है बाटा का, जो कि शूज़ का, सर्विस का, इस तरीके से हमारे पास कई ऐसे पाकिस्तान की कंपनीज हैं जो कि टॉप 100 कंपनीज में आ सकती हैं, फॉर्चून 500 कंपनीज में हो सकती हैं। व्हेन द फॉर्चून 500 कंपनीज विल से दैट वी वांट अ यूनिवर्सिटी, देन दिस विल कम। स्टैनफोर्ड में और जो है ये किस तरीके से बना, सिलिकॉन वैली में, ये इंस्टीट्यूट उस वक्त बने जब सिलिकॉन वैली के साथ ये यूनिवर्सिटीज और वो टाई अप हुई, एंड दैट्स हाउ इट केम। तो इनेबलिंग एनवायरनमेंट हमें चाहिए। इनेबलिंग एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग को, मुझे याद है GI के इंस्टीट्यूट में यही ख्वाब मैं देख रहा था जब मुझे हतार का जो इंडस्ट्रियल जोन था ये था। लेकिन यहाँ पर आ जाती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कहाँ गई वो इंडस्ट्रियल जोन्स, कहाँ गए? यहाँ पर नूरियाबाद का जोन हम डेवलप नहीं कर सके, साइट एरियाज के साथ हम डेवलप नहीं कर सके। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है, तब जाकर IIT जैसा इदारा हमारा भी बन सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन डू दैट। ओके सर, इसमें एक चीज़ आपने हाईलाइट की कुछ टाइम पहले अभी इसी पॉडकास्ट के दौरान, कि जो है वो आप अपने इंटरव्यू के दौरान जो एक प्राइमरी चीज़ पूछ रहे होते हैं ज़्यादातर, कि वो होते हैं कि आपने बिजनेसेस किए कि नहीं किए और उसमें फिर क्या फेलियर्स थे। लेकिन सर बिजनेसेस को तो आप एक्सपीरियंसेस मांग रहे हैं। एक ऐसा बच्चा अगेन जो कि शायद मैं लेट से आपको कहता हूँ BCom ग्रेजुएट है, वो MBA तक नहीं कर सकता भले उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये एक आपको नहीं लगता है कि एक चीज़ होनी चाहिए कि स्किल्ड बेस्ड माइंड भी देखना चाहिए कि यार ये वाकई में करना चाहिए, क्यों नहीं करे वो MBA? अगर उसका है वो फिर दोबारा BBA में एडमिशन ले, अपना टाइम ज़ाया करे, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को जो है वो बिल्कुल निगलेक्ट करके जो है वो एक बच्चों के साथ जाके बैठ जाए। आपको लगता है ये चीज़ एक पॉलिसी में होनी चाहिए, या ये HEC की तरफ से कोई रुकावट है? HEC की तरफ से रुकावट है, ये तो मैं अपफ्रंट कह रहा हूँ। लेकिन आपकी बात सही है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उसके क्रेडिट्स को देना, ये बहुत अहम चीज़ है। अब इसके भी वेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो अपनी यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के क्रेडिट्स देता हूँ। अगर किसी की नहीं होती है क्वालिफिकेशन, ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक है नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना होता है। 12 साल की इंटरमीडिएट है, 16 साल की जो है बैचलर्स है।
किसी में भी बैचलर्स की भी हो, अगर वो मास्टर्स करना चाहता है तो हम उसके एक्सपीरियंशियल लर्निंग के क्रेडिट्स के बेसिस पे उसके डेफिशिएंसी कोर्सेज माफ़ कर देते हैं. एक्सपीरियंशियल क्रेडिट्स के बेसिस पे हम लोगों ने उनको प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बेस्ड क्रेडिट्स देना शुरू कर दिए. ये यूनिवर्सिटी के पास इख्तियार होता है, लेकिन टू बी यूज विथ कॉशन, क्योंकि अगर हमने इसको जो है अगर हमने वेल इवेलुएट करके वेल जज करके नहीं किया तो ये एट द सेम टाइम ये हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि आप मुफ्त की डिग्रियां दे रहे हैं. जैसे कोई किसी को मुफ्त की डिग्री देना शुरू कर दो. डिग्री जाली नहीं होनी चाहिए. जाली से मुराद है मेरी कि यूं नहीं कि वही बांट रहे हैं. तो इसके लिए बहुत एक प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स को वैल्यू दिया जाना चाहिए. टू सम अप, yes, I believe experiential learning is extremely important and the credits for that should be given. लेकिन till now अभी तक ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा है नहीं, पॉलिसीज में नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ इसको सोच रही है, डेवलप कर रही है. ओके ग्रेट. सर इसमें AI की हम बात करें अगर, तो अभी जब से AI की एक मैं कहूँगा कि एक न्यूज़ और एक सारी चीज़ें फैलना, ChatGPT के बाद जो AI के ऊपर एक एवोल्यूशन आया पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, सब ने एक बात कहना शुरू कर दी कि AI जो है ना जॉब्स खा जाएगा. अब इसमें दो चीज़ें हैं, क्या AI ह्यूमन जॉब्स जो हैं आपके वो उनकी जॉब्स ख़त्म कर देगा, या फिर अगेन जिसने AI नहीं सीखी उसकी जॉब चली जाएगी? यार ये जो है ना कि टेक्नोलॉजी जॉब हमारी ले लेगी, तो ये तो बहस टाइपिस्ट के दौर में से है. हाँ, ये टाइपिस्ट क्या, मैं तो कहता हूँ जिस दिन पहला पहिया ईजाद हुआ था उस दिन 4 लोगों की नौकरी तो गई थी. तो उस वक्त क्यों नहीं सवाल पूछा जाता था? इसी तरह रेवोल्यूशंस विच कम, ठीक है, वो मैकेनाइजेशन स्टीम का और उसका आया, फिर इंडस्ट्री और ये टेक्नोलॉजी IT का. अब दौर एक डिफरेंट आ रहा है. वी आर गोइंग टू लिव इन अ नॉलेज ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन. ऑटोमेटिकली हर दौर में जब रेवोल्यूशन आता है तो कुछ और कैरियर्स आते हैं. मैं तो देख रहा हूँ अब तो बहुत कैरियर्स आएंगे. जरूरी थोड़ी है कि जिसने जो है ना वो AI के अंदर सर्च एल्गोरिदम्स जिसने नहीं पढ़े और ब्रूट फोर्स सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च जिसने नहीं पढ़ी है वो AI नहीं समझ सकते. नो, गॉन आर दोज डेज. वी हैव टू सी कि इसके वजह से एजुकेशन के कैरियर्स चेंज होंगे, डॉक्टर्स के कैरियर्स चेंज होंगे, अकाउंटेंट्स के और उनके कैरियर्स चेंज होंगे. अब आप जो है वो सेक्रेटरीज के कैरियर्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे. सो कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू कम, एंड व्हेन कैरियर्स ट्रांसफॉर्म देन व्हाट हैपेंस इज दिस दैट देयर आर सम अदर इवॉल्विंग कैरियर्स व्हिच कम अप. लाइक फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट्स के कैरियर्स, आर्टिस्ट्स वो बढ़ेंगे, उनकी नीड होगी. जैसे जैसे हम चाहेंगे तो हम लोगों को यूं फील होगा कि हमारे पास 24 घंटे भी बहुत कम है. वी विल बी रशिंग ओवर थिंग्स. सो टाइम मैनेजमेंट के कैरियर्स बनेंगे किस तरीके से कि साइकोलॉजिस्ट हमें चाहिए, हमें सोशल एक्टिविस्ट हमें चाहिएंगे. और इसी तरीके से जो है हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से और इसकी वजह से कुछ और बीमारियां भी हो रही हैं. फैमिलीज स्प्लिट हो रही हैं, डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं. सो वी नीड फैमिली काउंसलर्स ऑल्सो. जो डिफरेंट किस्म के कैरियर्स खुद ब खुद आएंगे, और उन कैरियर्स में AI एक पिवटल रोल प्ले कर रहा होगा. सो नथिंग टू वरी अबाउट. आई एम नॉट वरीड अबाउट, बट यू नीड टू बी एडॉप्टिव. बिल्कुल. ओके ठीक. इसमें सर दो चीज़ें हैं हमारे पास. हम आजकल देख रहे हैं कराची के अंदर ख़ास तौर पे, मैंने लाहौर या इस्लामाबाद में इतना नहीं देखा, जगह जगह हम देख रहे हैं मैथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं IT के कोर्सेज हो रहे हैं, फ्री IT कोर्सेज हो रहे हैं. लाखों में बच्चे जो है वो टेस्ट दे रहे हैं, उसमें फिर टेस्ट के बेसिस के ऊपर उनको एडमिशन्स दिए जा रहे हैं. एक वो बच्चा जो कि एक स्किल्ड डेवलपर से, एक डेवलपर है जिसने 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपने फ्री कोर्सेज के अंदर जो है वो उसको पढ़ा रहा है. वो पूरा पढ़ के जो है वो AI का एक कोर्स करता है, वर्सेस एक ऐसी एजुकेशन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आ रहा है जो कि शायद जिसका प्रोफेसर जो है वो इतना स्किल्ड इन सेंस नहीं कि उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं था, वो पढ़ा के ही सारा आगे आया है. आपको क्या लगता है कि ये जो फ्री कोर्सेज का जो एक एरा निकला है, ये कॉम्पिटिटिव बच्चे निकाल पाएगा, या अगेन कहीं ना कहीं वो एक चीज़ कमी रह जाएगी कि दे हैवंट गॉन थ्रू द प्रोसेस आपका एजुकेशन डिग्री का जो है? आई थिंक स्किल बेस्ड एजुकेशन की तो हर वक्त नीड है, लेकिन आप डिग्री की जो है ना वैल्यू को अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं. स्किल आपको वक्ती तौर पे एक छोटी सी स्किल दे देगा, और हो सकता है आप उसमें स्किल में एक्सेल करते हुए अपना कैरियर भी बना सकते हैं. जिस तरह से पहले जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कैरियर करते करते, या जो है लोगों ने कहा कि वेबसाइट डेवलप करते करते हम वेबसाइट की स्किल, अभी आहिस्ता आहिस्ता सेचुरेशन पे पहुंच जाएगा. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दिस दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एट आई हैड सेड, या आपको डीपर
अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स, ये सब चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री देती है, जिसमें आप मैथमेटिक्स हो गई, साइंस हो गई, आर्ट्स हो गया, वैसे भी हम कहते हैं स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स, ये सब चीज़ों की कॉम्बिनेशन में जब एक्सपोजर मिलता है, दैट्स हाउ अ बिल्टअप ऑफ अ कैरेक्टर एंड अ कैरियर कम्स। और उसमें क्योंकि जिस तरह से मैंने अपना स्टार्ट किया था, आई सेड कि आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, आई एंडेड अप बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट विद एआई एंड वीआर एंड ऑल दैट। बिल्कुल। तो वो पैशंस को कनेक्ट करने वाले लोग चाहिएंगे, आने वाले वक्तों में बहुत ज़रूरी होगा। तो डॉक्टर्स एंड एआई, डॉक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट एंड एडवोकेट्स एंड लॉयर्स एंड दिस, तो जब एक स्किल वाला सीखा हुआ हो, उसको आता तो होगा डेटा साइंस, लेकिन उसको आती तो होगी वेबसाइट डेवलपमेंट करना, लेकिन वो लॉयर की ऑफिस में जाएगा, अकाउंटेंट की ऑफिस में जाएगा, क्या कर सकेगा उस स्किल को? तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसकी जो है वो एक लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल थ्रू द डिग्री वगैरह इम्प्रूव हो। तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि स्किल सीखनी चाहिए, भले वो आपको यूनिवर्सिटी से मिल रही है, यूनिवर्सिटी से आपको स्किल नॉर्मली मिलती नहीं है, और यूनिवर्सिटीज़ का ये डोमेन भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ का डोमेन है कि एक उनको एक एट पार लेकर आए विद द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 साल की जब डिग्री लेता है तो एक प्रोफेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से गुजरता है, जो एक स्किल इंस्टीट्यूट में नहीं होती है इस तरीके से कि सोशल डेवलपमेंट हो, पीयर टू पीयर लर्निंग, बट दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा, स्पोर्ट्स में खेलना, ये करना, ये स्किल इंस्टीट्यूशंस नहीं देते हैं। लेकिन सर मैं माजू को छोड़ दूँ, मैं फास्ट को छोड़ दूँ, लम्स को छोड़ दूँ, IBA को छोड़ दूँ, NAD को छोड़ दूँ, ये जो कुछ हम सेलेक्टेड हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अलावा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे आपने पहले जिक्र किया वहाँ पार्टीज जो है वो ज़्यादा कल्चर है, तो वो आपको नहीं लगता एक वेस्टेड रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट कर रही हैं? ना उनके पास स्किल्स होंगे क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रही होती, ना ही उनके ऊपर जो है वो इन्वायरमेंट और ना ही वो इंटेलेक्चुअल किस्म की माइंडसेट होगा। तो अगेन वो जो इतने लाखों रुपए खर्च करके एक वेस्टेड रिसोर्सेज जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं, आपको नहीं लगता इस पे फुल स्टॉप कभी ना कभी लगना चाहिए? क्यों लगे? अभी भी 7% अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द हायर एजुकेशन, ओनली 7%। इंटर करने के बाद इधर जो है कराची के अंदर ही हम लोग ले लें, अबाउट 3.25 लाख लोग इंटर करते हैं, जबकि जो है मैट्रिक करने के वाले जो लोग हैं और उससे स्कूल वाले में उसमें उससे ज़्यादा लोग हैं, तो 3.25 लाख तो इंटर करते हैं। आप सारी यूनिवर्सिटीज़ ले लें, सारे डिग्री प्रोग्राम्स ले लें, प्राइवेट ले लें, पब्लिक ले लें, जिसमें आप डिग्री प्रोग्राम ऑफ MBBS से लेकर और कोई जो है पॉलिटिकल साइंस का कोई ले लें, है ही नहीं अपॉर्चुनिटी। 40,000 से ज़्यादा सीटें ही नहीं है, प्राइवेट पब्लिक दोनों को मिलाकर। ओके, लेकिन सर जी मेरे ख्याल से नीड है, सबकी नीड है, और अगर कुछ और नहीं तो वो शख्स भी कुछ ना कुछ तो सीख ही जाता है, और कुछ नहीं तो उसको ये तो आता है कि लेकिन वो compete कैसे करेगा ऐसी यूनिवर्सिटी से जिनकी जो है वो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट भी है, उन्होंने बाहर जाके स्किल्स भी सीख लिया, तो उसके साथ दुनिया में compete कैसे करेगा? स्ट्रीट स्मार्ट तो हो जाता है। ओके, स्ट्रीट स्मार्ट हो जाता है, उसको ज़माने में रहना उठना आ जाता है, और उसके बाद वो काफ़ी अपनी स्किल्स खुद ही डेवलप कर लेता है। स्ट्रीट स्मार्टनेस भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी एक एनवायरनमेंट में सीखें। तो मैं नहीं समझता यूनिवर्सिटियाँ अभी भी कम हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये खुद ही जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट फोर्सेस खुद ही डिटरमिन कर रही होती हैं, वो अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करती हैं। तो हमारे पास हैं रैंकिंग सिस्टम्स भी हैं, सब कुछ है, वो खुद ही दे आर फोर्स टू। फ्री एंड फेयर रैंकिंग सिस्टम है सर? ये नहीं है। सही सही। अच्छा सर, आपने स्किल्स की बात की कि मैं इस पर लास्ट पे लेके जाना चाहूँ, यूनिवर्सिटी सॉफ्ट स्किल्स पे क्यों नहीं काम करती? मैं देखता हूँ कि मेरे पास खुद CVs आ रही होती हैं, आई डोंट इवन कंसिडर देमसेल्फ विदाउट इवन लुकिंग एट देयर रिज्यूमे, जिस तरीके से वो अप्लाई कर रहे होते हैं, जिस तरीके से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, इवन अगर इंटरव्यू भी कर लें, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ सेल योर सेल्फ का, वो जो अपने आप को सेल करना होता है कि मेरी ये स्किल्स हैं, देखो मैं तुम्हारे इस काम आ सकता हूँ। इस जैसी सॉफ्ट स्किल्स पे हम मेरे पास HR के एक टॉप कंपनी के CPO आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम, खासतौर पर हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर सॉफ्ट स्किल्स पे काम नहीं किया जाता। तो इसकी क्या वजह है? ये भी अडॉप्ट हो रहा है आस्ते आस्ते, या फिर ये भी कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन पे ऊपर काम कर रही हैं? सॉफ्ट स्किल्स आर नेवर टॉट, सॉफ्ट स्किल्स आर डेवलप्ड अगेन थ्रू एन एनवायरनमेंट।
टॉट कोर्सेज में तो यही आता है ना, इंग्लिश का हो गया, ओरल स्पीकिंग कोर्स हो गया, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से 2-4 कोर्सेज हो गए, ठीक है। अगर इसको क्लासरूम के इन्वायरमेंट पे हमने देखा तो वहाँ पर कभी भी बच्चा नहीं सीख सकता। सो व्हाट हैपेंस इज दिस दैट यूनिवर्सिटीज हैव टू कम अप विद अ मॉडल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज, सो एम्पावर द स्टूडेंट्स। Empowerment of the students leads them to this factor that they can develop their softer skills and demonstrate how to do it. So I believe in student empowerment. Masalan, for example, मेरे पास अपनी यूनिवर्सिटी में इस जैसा स्टूडियो भी है, बिल्कुल पॉडकास्ट भी हो रही हैं, रेडियो FM 97.6 भी है, सब कुछ है। और वो कौन चलाते हैं? स्टूडेंट्स। मैंने स्टूडेंट्स को ही रखा हुआ है कि तुम ही एक दूसरे के इंटरव्यूज करोगे और टॉप दूसरे जिसको भी तुम पकड़ कर लेना चाहते हो लो, और उनके सोशल इश्यूज पे, उनके कैरियर पे, उन पे बातें करो। वो भी है। टीवी का स्टूडियो हमने बना लिया, तुम अपनी यूट्यूब वीडियोस लॉन्च करो, सब कुछ करो। सो ऑल ऑफ दैट थिंग इज हैपनिंग ऑल्सो। सो माई पॉइंट वंस अगेन इज दिस, give them the freedom. स्टूडेंट्स से हमें डरना नहीं है। स्टूडेंट्स हमारे कल का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। उन मुस्तकबिल वालों मेमारों को हमें समझना पड़ेगा। और टीचर नहीं है, टीचर मेंटोर है। ये दो चीज़ों को, फिलॉसफी को तब्दील कर ले, पाकिस्तान has wealth of resources. Sir, I'm moving toward my last 2 questions. सबसे पहले तो ये आपको एंटरप्रेन्योर्स जो है वो हम किस तरीके से ऐसे बना सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही, अपनी उनकी ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट डेवलप कर पाएँ, जो प्रोडक्ट हम शायद लैक कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक कोई टॉप 100 में भी कोई प्रोडक्ट्स के अंदर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स नहीं है। तो प्रोडक्ट जनरेशन के लिए, प्रोडक्ट आपको जनरेट करने के लिए कैसे हम जो है वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है वो हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर ला सकते हैं। जॉब्स के लिए तो हर कोई बंदा तैयार हो जाता है कि यार यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ऑब्वियसली मैं फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, टॉप 5 के अंदर है, टॉप 10 के अंदर है, तो मुझे जॉब तो मिल ही जाएगी। लेकिन वो माइंडसेट क्रिएट करना और उसको फिर इतना अच्छा नर्चर करना कि वो माइंडसेट वाकई में उस काम को अंजाम दे सके, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? 3 चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। एक तो पाकिस्तान में मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है, बल्कि हमेशा याद रखें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमेशा एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होगा। ठेले वाले जितने पाकिस्तान में हैं उतने मेरे ख्याल से आपको जो है अमेरिका में नहीं मिलेंगे। ये ठेले वाला क्या है, बेचारा अपना रोज़ी कमा रहा है, मोची अपना साइड में लगा हुआ होता है। रीसाइकलिंग हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस है। पता नहीं हम कौन से जो है रीसाइकल्ड जो है चीज़ों से हम खा पी रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पर तो वेस्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं मौजूद। सेकेंड, हमारे पास पाकिस्तान में फैमिली ओरिएंटेड बिजनेसेस भी बहुत हैं। तो फैमिली बिजनेस के जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें मेमन्स हैं, चिन्योटीज हैं और कई और जो है फैमिलीज हैं जो कि अपने अपने बिजनेसेस कर रही हैं। जो ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप का टच देना है जो कि यूनिवर्सिटी से मिलेगा, वो इन्हीं जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ वर्किंग है उनको ट्रांसफॉर्म करने का तरीकाकार हमें लेकर आना है। तो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, एग्रो बिजनेस चल रहा है, बहुत चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या वो इनोवेशन लेकर आए, किस तरीके से हम उसको तब्दील करें कि वो एग्रो बिजनेस हमारे लिए यील्ड्स ज़्यादा दे सके। अगर आज हम चावल की फसल कर रहे हैं तो क्या चावल की फसल में जितनी यील्ड हो रही है क्या उससे ज़्यादा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम लोग मिसाल के तौर पे हमारी यूनिवर्सिटी में हमने अपने सीड्स ग्रो किए, वो बनाना के सीड्स हमने ग्रो किए जो 3 फसलें दे सकता है 1 साल के अंदर। अच्छा। हम इस तरह की चीज़ें रोबोटिक्स में मैंने जो है किया है। वो जो खजूर को तोड़ने के लिए या कोकोनट को तोड़ने के लिए बंदा जाता है ऊपर से यूँ कर रहा है, वी आर डेवलपिंग आवर ओन रोबोट्स, और वो उसको जो है ना तोड़ कर और किस तरीके से लाएगा। सो यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू इज दिस ह्यूमन नीड्स, उसको मैप करें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ और फिर लेकर आए। दैट इज व्हाट इज द यूनिवर्सिटी कैन डू। उसके लिए आप जो है मैंने तो इस तरह के भी एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज में किए हैं कि कॉबलर्स को और मोचियों को बुलाया है। मैंने कहा यार तुम आओ इधर, तुम अपना मसला बताओ, ताकि कनेक्ट करें हमारे MBAs और BBS वाले, बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट देम टू द ग्रास रूट एंड ओनली देन ग्रास रूट लेवल पे जब हम प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे
तब एक नया मसला होगा. रियल एस्टेट में हमारे पास कौन सी इनोवेशन है सिवाय इसके कि मैं और आप जो है ना बैठकर कमीशन सेट करेंगे, 1% आपका 1% मेरा, रेंट का फलाना एक, इसके अलावा तो और नहीं है. बट देयर आर मेनी अदर मॉडल्स विच वी हैव कम अप विद कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को किस तरीके से करें. सो इनोवेशन इज समथिंग जिसमें डिबेट्स, जिसमें टॉक्स, ये यूनिवर्सिटीज का काम है, और फिर उसको नीचे की तरफ हम ले जाएं. तो सर आपको नहीं लगता इसमें फिर प्रोफेशनल्स को भी एक सेशन करना चाहिए, जो हमारे कॉर्पोरेट के प्रोफेशनल्स हैं वो आएँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बैठ के, उनको जो है वो सेशंस हों उनकी, मतलब हम एंटरप्रेन्योर को देख रहे होते हैं कि ऐसा टीचर पढ़ा रहा होता है जिसने कभी शायद खुद भी जो है वो कोई जर्नी ऐसी नहीं ली होती, तो उसके बजाय कुछ ऐसे सेशंस हो, टीचर्स हो ही ना, एग्जैक्टली बिल्कुल टीचर्स ना हो, प्रोफेशनल्स आए, हर रोज़ एक नया प्रोफेशनल आए, वो आके उसको जो है वो पढ़ाए और अपने एक्सपीरियंसेस बताए, अपने केस स्टडीज़. हमारे पास आज भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे करिकुलम है जिनके अंदर कोडैक की जो है वो केस स्टडी पढ़ाई जाती है, जो कि आई थिंक नेसेसरी नहीं है. पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी केस स्टडीज़ हैं, तो वो क्यों नहीं हम जो है वो आगे प्रोफेशनल्स को लेकर आते कि यार आप करो, या वो खुद साथ नहीं देते कि बहुत बिजी हम. मेरा ख्याल है कर रहे हैं अब लोग, इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं और इसी तरीके की टॉक्स होती हैं. अब एक सेक्टर को ले लिया जाता है, उसमें दोनों एंड्स के लोगों को बिठाकर उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाता है और बोला जाता है अब लेट्स कम अप विद सॉल्यूशंस. तो ये हो रहा है. हम तो यूं ही कर रहे हैं, हम तो बुलाते हैं और इसी तरीके से लोगों को करते हैं. लेकिन सर हर वही वाली बात है ना, हर उसका प्रेसिडेंट जो है वो जुबैर शेख नहीं है, ना ही जो है वो हर यूनिवर्सिटी जो है वो फास्ट अलम्स की तरह काम कर रही है. जनाब आपके डिस्कवर बीइंग्स को आप यूज कर सकते हैं एज अ प्लेटफॉर्म. मोस्ट वेलकम सर, आप यूज करें. और इसमें आप किसी दिन जो है ना एक जो है एग्रीकल्चरिस्ट को बिठाएं, उसको बोलें कि यार 20 मिनट तुम जो है ना सिर्फ अपने एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम को बताओ. एक जूलर को बुलाएं आप, एक जो है वो किसी को जो है टेक्सटाइल का जो रिटेल का चला रहा है एक, और फिर उसके बाद जो है ना एग्रीकल्चर वाले के साथ जोड़िया बाजार वाले को बुलाएं आप कि बोल यार भाई तू इसको किस तरीके से इसको करेगा. यू विल फाइंड आउट कॉर्पोरेट फार्मिंग, यही तो है कॉर्पोरेट फार्मिंग. एग्जैक्टली. सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कम, देन देयर इज जिलियन कॉर्पोरेट ज्वेलरीज, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट्स आएंगे. बिल्कुल बिल्कुल सर. सर वेयर डू यू सी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इन नेक्स्ट 10 years? Good question. I think Pakistan's educational system is not bad. And it can go from good to excellent. हमारा स्कूलिंग सिस्टम खराब है. लेकिन अगेन मैं स्कूलिंग सिस्टम में बात करूँगा, मैं किसी की जो है वो दिल आज़ारी नहीं कर रहा. हमारी बहनें हैं, अगेन हमारे पास एक कल्चर है, जिन बहनों को जो है वो कहीं और नौकरी नहीं मिलती, या शायद उनको अपना घर साथ चलाना होता है, अपनी अम्मा का ख्याल करना होता है, घर भी देखना होता है, तो वो 9 से 1 बजे के बीच में स्कूल जाती हैं और वहाँ पढ़ाना शुरू कर देती हैं. तो अगेन रूट कॉस्ट तो वही है जो हम देखते आ रहे हैं. उनकी फ़ीस उनकी क्या होती है, 8-9 हज़ार रुपये मिल रही होती है उनको मुश्किल से सैलरी, 10 हज़ार मिलती है, 12 हज़ार मिलती है. तो 12 हज़ार रुपये की सैलरी के अंदर मुझ जैसा बंदा तो कभी भी नहीं जाएगा वहाँ पढ़ाने के लिए जो अपने एक्सपीरियंसेस बताएं. मैंने तो 3,500 रुपये, 3,000, 2,500 की सैलरी पे टीचरों को देखा. आपने तो 10-12 बहुत बोल दिया. एग्जैक्टली, यू आर राइट. हमें जिस तरीके से हमने हायर एजुकेशन कमीशन बनाया, इस मुल्क को ज़रूरत है स्कूल एजुकेशन कमीशन की. फॉरगेट अबाउट हायर एजुकेशन कमीशन. इस मुल्क को PhDs की ज़रूरत थी नहीं. पता नहीं हम किसी गलत डायरेक्शन पे चले गए. जिन क्रेजी लोगों को, मुझ जैसों को करना था वो खुद जाकर करते, उन्होंने की, रेस लगा दी हमने रेस लगा कर इनको पता नहीं कहाँ लेकर चले गए. तो ये ज़रूरत नहीं है. और अब तो ये है कि अजीब अजीब है एजुकेशन पॉलिसीज़ में ये आ रहा है कि स्कूल के अंदर भी PhDs पढ़ाने के लिए आए. अब PhD थोड़ी चाहिए स्कूल. क्यों आएगा वो? सही बात, बिल्कुल ठीक. आएगा क्या खामखा उसके लिए अनएम्प्लॉयड फोर्स के लिए हम क्रिएट करने के लिए PhDs लेकर आ रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स वेयर द मिस्ट्री इज. मेरे ख्याल है स्कूल एजुकेशन को टोटली ट्रांसफॉर्म करना है. उसमें गुड नेम्स हैं स्कूल्स के, गुड वो एक्वायर करना शुरू कर दें और इस तरीके से शायद एक बेहतरी आएगी. उम्मीद अच्छी है. मुझे तो बहुत है. आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन और बाय डिफॉल्ट मुझे कभी भी फ्रस्ट्रेशंस आती हैं. आजकल भी फ्रस्ट्रेशन कभी हो जाती है, कभी हम मुल्क के हालात को देखते हैं, कभी ये है, तो फिर मैं कहता हूँ घबराना नहीं है. मुल्क के हालात ने सर स्टूडेंट्स को परेशान किया है, उनकी एजुकेशन में कुछ आई है मुतासिर? उनको फ्यूचर ही नज़र नहीं आता है, वो लॉस्ट है, दे डोंट नो, उम्मीद ख़त्म हो गई. तो मेरा ख्याल है कि ये एक सबसे बड़ा एक मुल्क के साथ जो हो रहा है वो ये कि हम अपनी उम्मीदें ख़त्म कर रहे हैं. तो ये एक वर्स्ट है.
سو تھینک یو سو مچ ویورز, آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ کو سنا اور آئی ایم شیور کہ آپ کو جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اینڈ جو بھی آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ لازمی ہمیں کمنٹس میں بتا دیا کہ جائے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گیسٹ کو جو ہے وہ آن بورڈ لے کے ان کے کمنٹس کے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ان کے کمنٹس ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں. فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر ہمارے شارٹ کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں پہ فالو کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کیونکہ سبسکرپشن بہت ضروری ہوتی ہے, اس سے بڑی ہمیں ہیلپ ملتی ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ بزنس کیس اسٹڈیز اور ایجوکیشنل یا پروفیشنل کیس اسٹڈیز آپ لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.